नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एक और क्लास होगी तब ये फिनिश होगा, छोटा सा, ठीक है। इसके बाद एक और छोटी सी क्लास होगी तब ये फिनिश हो जाएगा पूरी तरीके से। आइए इसमें कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं बच्चों। फॉर्मूला आपको बताया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द गैस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफिन, करेक्ट, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 पाई आर टी एम, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एम क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज जनरली फॉर द इफ्यूजन, ओके, ये रेट ऑफ इफ्यूजन के लिए होता है। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ, अभी इसका काम आपको पड़ेगा। दिस फॉर्मूला इज फॉर रेट ऑफ इफ्यूजन, और इफ्यूजन भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, इफ्यूजन भी क्या एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब ऐसा मैंने क्यों बताया, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर से रिलेटेड। क्या कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर से रिलेटेड। ध्यान से चेक करिए, टी क्या है यहाँ, टेम्परेचर है। ये लास्ट क्लासेस में मैं लिखवा चुका हूँ आपको, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर वो बात करता है, समझिएगा जरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर वो बात करता है, ठीक, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक। रेट ऑफ डिफ्यूजन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, या स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के। लेकिन रेट ऑफ इफ्यूजन, अब मैंने आपको बताया ना, ये जो फॉर्मूला है रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला है। सो रेट ऑफ, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अब ये क्या बात हो गई, जरा समझिएगा, इसको समझिए। देखिए डिफ्यूजन में ऑरिफिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना भाई, डिफ्यूजन में ऑरिफिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इफ्यूजन में ऑरिफिन, ऑरिफिन मतलब जो पतला सा होल था, एक छोटा सा छेद था, उसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। जब पतले से छेद के थ्रू गैस हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रही होती थी, तब इफ्यूजन होता था, ठीक है ना। तो बात समझिए जरा। देखिए डिफ्यूजन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, डिफ्यूजन में अगर आपने क्या किया, डिफ्यूजन में अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, डिफ्यूजन में क्या किया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, बात खत्म। ये तो समझ में आ रहा है। यहां पर क्या प्रॉब्लम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन में पता है ऑरिफिन का लफड़ा है। इसको आप डायग्राम से समझो, देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखिए यहां पर ऑरिफिन है, ये इस तरीके से एक पतला सा होल है, जैसा कि आपको बताया था, ठीक। तो ये जो पतला सा होल है, अब समझिएगा, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अंदर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए ये अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब बताओ, पता है ये इफ्यूजन हो रहा है, ठीक। डिफ्यूजन में तो कोई दिक्कत नहीं, इफ्यूजन में देखो ऑरिफिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये क्या है आपका ऑरिफिन, है ना, पतला सा, वेरी वेरी स्मॉल होल, वेरी वेरी स्मॉल होल। जरा समझिएगा, देखिए अगर यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो सब कुछ यही होगा जो ऊपर हो रहा है। मतलब इफ्यूजन में क्या होगा, देखो जरा, इफ्यूजन में क्या किया आपने, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या गैस के मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पता है क्या होगा, अब होल इतना छोटा सा है, तो गैस की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ होल का कॉन्सेप्ट है ना, तो भाई गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी तो करेंगे, और वाइब्रेट जब करेंगे तो इस होल में फंस जाएंगे, खुद समझो ना। एक पार्टिकल मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखो इस पार्टिकल को देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देने ऐसे आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना भाई। अब ये वाइब्रेशन भी तो करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वाइब्रेशन भी तो करेगा, तो इस होल से जब निकलेगा तो फंस जाएगा, है इसको, भाई होल तो छोटा सा है, निकलने का रास्ता तो बस ऐसे। अब ये ऐसा सीधा तो आ नहीं रहा है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दी तो वाइब्रेट भी करेगा ना, ये आगे भी बढ़ रहा है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाइब्रेशन भी तो हो रहे हैं, टिक 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 टिक, तो इस छेद में फंस जाएगा ना ये, मतलब समझ रहे हो, इसको मौका ही नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने का। कभी कभी सडनली किसी किसी इंस्टेंट पे इसको मौका मिलेगा, ये इसकी सिधाई में आएगा और ऐसा निकल जाएगा। तो बात समझ रहे हो, क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो फ्यूजन में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है होल में से निकलने में। तो उनको होल में से निकलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम होने का मतलब इफ्यूजन कम होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि रेट ऑफ इफ्यूजन होल के थ्रू होता है। आप समझिए जरा, भाई पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, और सामने जो होल है उसमें जाके फंस जाएगा, ऐसे फंसने का मतलब बार बार टक्कर करेगा, ऐसे कभी ऊपर वाली वॉल पे टकराएगा, कभी नीचे वाली होल के सामने सामने आ नहीं पाएगा जल्दी से, वो समय निकलता जाएगा, यानी कि ज्यादा समय में कम पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे वाइब्रेशन होने के कारण। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, इसलिए डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में होल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया
छोटा होल हो बड़ा होल हो टेंशन नहीं कोई, टेम्परेचर बढ़ा दोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन में वो पार्टिकल जो होगा गैस का मॉलिक्यूल वो जाके होल में फंस जाएगा, वहां वाइब्रेट करेगा ना, ठीक। तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके तो इसलिए हमने बोला था ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके लिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। देखो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट। तो ये बात हो गई, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था, ठीक है, मिस हो गया था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए जरा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करिए जरा, ठीक है, जो कि बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। बेसिक सा पॉइंट क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख भी रहा है। बाकी सबको प्रेशर आर टी एम सबको अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, बहुत सीधी सी बात है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि होल बड़ा होगा यहाँ का भाई, अगर होल बड़ा होगा तो ज़्यादा गैस निकलेगी, और होल छोटा होगा तो कम गैस निकलेगी, ठीक, बस यही चीज़ है और क्या। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफिन। ए क्या है, एरिया ऑफ ओरिफिन, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर कौन क्वेश्चन। देखो भाई सीधी सी बात है, कोई कंटेनर है, अब उसमें दो गैसेस हैं, जो गैस ज़्यादा प्रेशर लगा रही होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी, बस यही है, और क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके नाउ क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर आपको दे दिया यहाँ पर, ठीक, क्वेश्चन है ये, ठीक। यहाँ पर आपको एक कंटेनर दे दिया है और इस कंटेनर में बच्चों दो गैसेस हैं, गैस ए गैस बी, ठीक। देखिए गैस ए का प्रेशर कितना है P1 और गैस बी का प्रेशर कितना है P2, ठीक। इस कंटेनर में दो गैसेस भरी हुई हैं, दो गैसेस हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। गैस 1 प्रेशर लगा रही P1 और गैस बी प्रेशर लगा रही है P2, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ऑरिफिन बना है छोटा सा, ये एक छोटा सा होल कर दिया गया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, ठीक, यहाँ से गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं। और क्वेश्चन में एक चीज़ और देके रखी है, P1 इज ग्रेटर देन P2, गिवन क्या आपको क्वेश्चन में, P1 इज ग्रेटर देन P2, मतलब गैस ए का प्रेशर गैस बी से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब बताओ, यहाँ उसने आपसे क्वेश्चन पूछा बच्चों, अच्छा रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, रेस्ट ऑफ द मतलब टेम्परेचर हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया आपका, है ना, इस फॉर्मूले में देख लो, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट भी हाइपोथेटिकल सेम मान लिया उसने, ठीक। तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, 2 पाई आर टी, ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों के लिए सेम है, ये देखिए, ठीक। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट दे दिया उसने क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पूछा उसने आपसे, विच गैस डिफ्यूज मोर, विच, क्वेश्चन क्या पूछा इस डायग्राम में, विच गैस डिफ्यूज मोर, कौन सी गैस ज़्यादा डिफ्यूज होगी, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज होगी, बस खत्म। तो ऑप्शन ए में गैस ए, ऑप्शन बी में गैस बी, ठीक। ऑप्शन सी में उसने बोला आपको बोथ विल इक्वली डिफ्यूज, बोथ विल इक्वली डिफ्यूज, ठीक। एंड ऑप्शन डी इज कैन नॉट से, वी कैन नॉट से एनीथिंग। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस ए का प्रेशर P1 है और बस P1 इज ग्रेटर देन P2, तो गैस ए जिसका प्रेशर ज़्यादा है वो ज़्यादा डिफ्यूज होगी, बस खत्म। इसके बाद बच्चों अब देखिए कुछ फॉर्मूला हम आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टू डिफरेंट गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टू डिफरेंट गैसेस, दो अलग अलग गैसेस हैं बच्चों, है ना, टू डिफरेंट गैसेस में रेट ऑफ डिफ्यूजन हम निकाल रहे हैं। अब बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है, दो अलग अलग गैसेस हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, दोनों गैसेस का
प्रेशर कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 2 पाई आर तो कांस्टेंट है, बस मॉलिक्यूलर वेट दोनों गैसेस का अलग अलग होगा। ठीक, तो क्या होगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो फर्स्ट गैस के लिए बच्चों, गैस 1 के लिए, फॉर गैस 1 रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, M1 हमने इसको बोल दिया। ठीक भाई, रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर कांस्टेंट हो गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जहां पर R1 क्या है, R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ गैस 1, रेट ऑफ का मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं रेट ऑफ गैस 1, समझ जाना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ गैस 1। और M1 क्या है, M1 आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस नंबर 1। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से दूसरी गैस होगी, फॉर गैस 2, फॉर गैस 2, गैस नंबर 2 के लिए भी रेट ऑफ डिफ्यूजन को R2 से दिखाया, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस नंबर 2। ठीक, ये आपका नंबर 1 इक्वेशन या रिलेशन जो बोलना है बोल दीजिए, ये नंबर 2। ठीक, समझ रहे हो, R2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 है, रेट ऑफ गैस 2 है, और M2 क्या है आपका, M2 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस 2। सही है, करेक्ट। अब फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय, या रिलेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई, अब घबराना नहीं, जब आप डिवाइड करोगे तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो जाएगा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और प्रोपोर्शनल हटाओगे तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वही यहाँ कांस्टेंट आएगा, क्योंकि दोनों रिलेशन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में, तो दोनों का जो कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, वो कट जाएगा, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया, तो जब आप डिवाइड लगाओगे तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू M1 बाय M2 मत कर देना यहाँ, M2 बाय M1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दिस इज, ये इसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर M2 अपॉन M1 आएगा, समझ जाना भाई। जिस गैस का रेट यहाँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ, जिस गैस का रेट यहाँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ, ये फॉर्मूला बन गया R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर M2 बाय M1। अब ये इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पर कंडीशन नोट कर लीजिएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, मींस एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ऑरिफिन ए, करेक्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, करेक्ट। चलिए अब आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट a given temperature at a given, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है ना, at a given temperature is twice that of a gas X, that of a gas A कर लो, गैस का नाम A रख दो, कोई बात नहीं। the molecular weight of gas A, the molecular वेट ऑफ गैस ए। ठीक, गैस ए का मॉलिक्यूलर वेट आपको बताना है। ऑप्शन ए इज 64.0, ऑप्शन बी इज 32.0, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज 4.0 एंड ऑप्शन डी इज 8.0। सही है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, अभी अभी पढ़ाया था। देखो कह रहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, रेट ऑफ, अभी आपने पढ़ा था ना क्या, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस नंबर 2 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस नंबर 1। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट है, नहीं दिया है तो मान लेंगे। अब उसने क्या बोला था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, है ना, तो गैस नंबर 1 को हमने क्या बोला, मीथेन है,
और गैस नंबर 2 क्या है, गैस ए है आपकी, गैस नंबर 2 क्या है आपकी, गैस ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसके सामने मीथेन के सामने मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट मत रख देना, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आएगा किसका, गैस ए का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और नीचे आएगा मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ओके नाउ अब देखो गिवन क्या आपको, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस का मतलब डबल है किससे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए से, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए से, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल है किससे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए से। ठीक, और सुनिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना है, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना होता है, कार्बन का हो गया 12, 12 प्लस 4 16, ठीक, रख दो आंसर आ जाएगा। अब देखो रेट ऑफ, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वापस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन की जगह क्या रखोगे आप, 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, तो इसकी जगह आपने क्या रखा 2 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए आपको निकालना है, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना है 16 है। ठीक, अब ध्यान दें आर ए से आर ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2, सो 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एम ए अपॉन 16, ठीक, एम ए अपॉन 16। नाउ अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो एम ए बाई 16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एम ए इज इक्वल्स टू 16 इंटू 4 64 आ जाएगा, लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, तो गैस ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 64, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इफ हीलियम एंड मीथेन आर, इफ हीलियम एंड मीथेन, अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ समझ जाना, एच ई का मतलब हीलियम, CH4 का 3H4 का मतलब मीथेन, आर अलाउड टू डिफ्यूज, आर allowed to diffuse, are allowed to diffuse out of the container, out of the container under the similar condition, under the similar conditions of temperature and pressure, of temperature and pressure, of temperature and pressure, then the ratio of, then the ratio of rate of diffusion of, ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, rate of diffusion of helium to methane is, options are, option A is 2.0, option B is 1.0, option C is 0.5 and option D is 4.0। अब ध्यान दें स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि हीलियम एंड मीथेन आर अलाउड टू डिफ्यूज आउट ऑफ द कंटेनर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, सब कुछ सेम है, ठीक, सिमिलर कंडीशन में क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, ठीक है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम 2, तो ये लीजिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम का रेशियो लेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन के साथ, तो इट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ क्या आएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ मीथेन, है ना, और यहाँ क्या आएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ हीलियम, बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, मीथेन का मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 16 और हीलियम का 4 होता है, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये 4 बन जा, अंदर 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आंसर कितना आ रहा है 2.0 यानी कि 2, ठीक, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसका मीनिंग आप समझ रहे हो, इसका मीनिंग ये है
कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रेट ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू डबल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। मतलब जो गैस हल्की वो ज़्यादा तेजी से डिफ्यूज हो रही, चेक कर लो, हीलियम हल्की होती है, मीथेन भारी होती है, तो जो हल्की गैस है वो मीथेन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा तेजी से डिफ्यूज हो रही है, ठीक है ना। यही आपको बताया था, जो गैस हल्की होती है वो ज़्यादा तेजी से डिफ्यूज होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए नाउ, अब एक कॉन्सेप्ट फिर से नोट करिए। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस 2 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस 1। अब सुनिए, मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, क्या? मॉलिकुलर वेट याद है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, याद है? ठीक, तो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी की जगह आप डेंसिटी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस अब आप देख लो, अगर इसकी जगह आप क्या रखोगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस 1 या वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1, और इसी तरीके से मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ गैस 2 या वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो यहाँ आप रख दीजिए, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m2 की जगह क्या रखोगे, 2d2, डी क्या है, डेंसिटी, ओके, 2d2, और m1 की जगह 2 इंटू डी1। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ d2 बाय डी1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रिलेशन मॉलिकुलर वेट के साथ आता है, सेम रिलेशन किसके साथ आता है, गैस की डेंसिटीज के साथ, ठीक। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास बना क्या, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाय D1, सही है, ओके। अब देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन कह रहा हूँ, सॉरी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं जरा, अगर मुझे मिल जाता है तो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था इसमें, ठीक है। ये D1 D2 क्या है, डेंसिटीज ऑफ द गैसेस, ओके। D1 D2 क्या है, D1 एंड D2 आर द densities of gas 1 and gas 2 respectively। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में उसने पूछा, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में, कह रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज ऑप्शन ए directly proportional to its density, directly proportional to its density, ठीक। ऑप्शन बी इज directly proportional to molecular weight, directly proportional to its molecular weight, ठीक। ऑप्शन सी इज डायरेक्टली, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, PROP का मतलब प्रोपोर्शनल, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट of its molecular weight, of its molecular weight, option D is inversely proportional to
द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये जो सवाल इसने पूछा, ये किसका किसका रिलेशन जानना चाहता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन जानना चाहता है किसके साथ? डेंसिटी के साथ। या तो डेंसिटी शब्द का यूज़ किया इसने, और या तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ। तो अब देख लो जरा, अभी अभी पीछे पढ़ाया था आपको क्या, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई D1। ठीक, यही पढ़ाया था। तो रेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी रेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, एंड इसी तरीके से R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। देख सकते हो। तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के? नहीं, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? नहीं, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। ऑप्शन सी, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट के? नहीं। ठीक, क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट के? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन एक आया था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन, आपको फाइंड करना है गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ number of moles of gas या gases, number of moles of gases। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव करके लाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई गैस 1 है, कोई गैस 1 है। ठीक है, तो गैस 1, मान लो गैस 1 इन T1 टाइम, इन T1 सेकेंड। ओके, सुन लीजिए ध्यान से, इन T1 सेकेंड, T1 सेकेंड में गैस 1 के N1 मोल डिफ्यूज होते हैं। कितने? N1 मोल डिफ्यूज होते हैं। सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। T1 गैस नंबर 1 है और दो गैस लेके चलेंगे, गैस नंबर 1, गैस नंबर 2। तो गैस नंबर 1 का के T1 सेकेंड में N1 मोल्स डिफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार बताओ, यूनिटरी मेथड लगाओ। तो गैस नंबर 1 के इन, इसको 1 करो, 1 सेकेंड में कितने मोल डिफ्यूज हो जाएंगे? यूनिटरी मेथड, ये T1 आके इधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि N1 बाय T1 मोल डिफ्यूज हो जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपने निकाला है N1 बाई T1, यही तो क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या था? 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में कितने मोल डिफ्यूज हो जाते हैं, या कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो जाता है, या कितना अमाउंट डिफ्यूज हो जाता है, वही तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो यही तो R1 है। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज हो रहे होंगे वही उसका रेट है। तो R1 की वैल्यू आ गई, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1। सिमिलरली गैस 2 के लिए भी आ जाएगा, है ना। गैस नंबर 2 के लिए इन T2 टाइम या इन T2 सेकेंड। ठीक है, गैस नंबर 2 T2 सेकेंड में, सपोज गैस T2 के कितने मोल्स डिफ्यूज होते हैं? N2 मोल्स। ठीक, तो गैस नंबर 2 के 1 सेकेंड में कितने मोल डिफ्यूज होंगे? तो गैस नंबर 2 के इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने मोल डिफ्यूज होंगे? तो जवाब है N2 बाय T2। और ये जो N2 बाय T2 है, ये क्या है? 1 सेकेंड में गैस नंबर 2 के कितने मोल डिफ्यूज होते हैं वो है। तो 1 सेकेंड में गैस नंबर 2 के कितने मोल डिफ्यूज होते हैं पर यूनिट टाइम में, जितने मोल डिफ्यूज होते हैं वही तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी कि 1 सेकंड में जितने मोल डिफ्यूज हो जाए, या 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो जाए, या 1 सेकंड में जितना अमाउंट डिफ्यूज हो जाए, या 1 सेकंड में जितना लेंथ ट्रेवल करे, वही तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ठीक, तो ये आ गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। ठीक, R1 आ गया, R2 आ गया।
ये R1 R2 आ गया, तो अब जो पीछे फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे वहां पे ले आके रख दीजिए। अभी आप पीछे क्या पढ़ के आए थे बताइए? R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 1। R1 की जगह कितना रखोगे? ध्यान से चेक करना। R1 की जगह N1 अपॉन T1, ठीक। तो R1 की जगह क्या रखोगे आप? N1 अपॉन T1, ठीक, डिवाइडेड बाय R2 की जगह N2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1, ठीक। तो इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। ये हो जाएगा N1 बाय T1 इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि T2 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1। सही है, ओके। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, इसको अगर ठीक से लिखोगे तो कैसे? N1 अपॉन N2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गई, करेक्ट। तो आप चाहे ये याद कर लो, आप चाहे ये याद कर लो, जो याद करना हो याद कर लो। N1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन N2, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मोल फ्रैक्शंस के टर्म में ये फॉर्मूला कैसे आएगा? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब ध्यान से सुनिए जरा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। भाई फर्स्ट गैस के N1 मोल और सेकंड गैस के N2 मोल्स। और इसी तरीके से काई टू बोल दो या X2 बोल दो, जो बोलना काई टू। काई से हम किसको दिखाते हैं? काई का सिंबल है ना, मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया था, ठीक। तो यहाँ से काई टू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अभी बात बताओ, काई 1 बाय काई 2 करोगे अगर, ये इक्वेशन नंबर 1, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 उठा के डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? काई 1 बाय काई 2 इज इक्वल्स टू, जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ये N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? N1 बाय N2, सही है। यानी कि N1 बाय N2 की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? काई 1 बाय काई 2। तो ये वाले N1 बाय N2 की जगह क्या यूज़ किया आपने? काई 1 बाय काई 2, ओके, इंटू T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1, ठीक। तो ये सब बातें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको देख लीजिए, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है गैस ए डिफ्यूज, देखिए गैस ए डिफ्यूज 2 moles in 10 seconds and hydrogen gas diffuse 4 moles in 15 seconds, in 15 seconds, okay. Calculate molecular weight, calculate molecular weight of gas A, calculate molecular weight of gas A, ठीक है। ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज 39 बाय 9, ऑप्शन बी इज 32 बाय 9, ऑप्शन सी इज 16 एंड ऑप्शन डी इज नन, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या दिया है? गैस ए के 2 मोल्स हैं, ठीक। तो गैस ए को मैंने बोला, गैस ए को मैंने गैस नंबर 1 बोल दिया, ठीक। और दूसरी गैस कौन सी? हाइड्रोजन, ठीक है। तो गैस हाइड्रोजन को मैंने क्या बोल दिया? गैस नंबर 2 बोल दिया। क्या हो गया? तो गैस 1 के लिए मोल कितने हैं? N1 कितना दिया है गैस 1 के लिए? 2 मोल्स। और गैस 1 के लिए टाइम कितना दिया हुआ है? T1 कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स, ठीक। और इसी तरीके से गैस नंबर 2 कौन सी आपकी? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। तो N2 कितना दिया हुआ है? 4 मोल्स। एंड टाइम कितना दिया है हाइड्रोजन के लिए? 15 सेकेंड, यानी कि टाइम T2 कितना दिया हुआ है आपको? 15 सेकेंड्स, ठीक है, करेक्ट।
तो लगा दीजिए, अभी पीछे आपने पढ़ा हुआ है, क्या बताइए? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2, नहीं ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, तो N1 बाय T1 इंटू T2 बाय N1 T2 बाय N2 इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा है, रूट ओवर M2 बाय M1, यही पढ़ के आए हो पीछे, चेक कर लो। N1 बाय T1 यहाँ से देख लो, N1 बाय T1 इंटू T2 बाय N2 इज इक्वल्स टू रूट ओवर M2 बाय M1, बस रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। N1 कितना है 2 मोल्स, T1 कितना है 10 सेकेंड, और इंटू T2 कितना है 15 सेकेंड्स, और N2 कितना है आपका 4 मोल्स, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1। M2 कितना है चेक कर लो भाई, M2 गैस नंबर 2 के लिए मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो गैस नंबर 2 के लिए M2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। गैस नंबर 2 कौन सी, हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2, तो M2 कितना हो गया आपका 2, और M1 आपको निकालना है। M1 गैस नंबर ए का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। M1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए 2 2 जा, और यहाँ से 5 2 जा, 5 3 जा, तो 3 और 2 2 जा 4, 3 बाय 4, तो यहाँ होगा 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 बाय M1, ठीक। ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा M1, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M1 निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 9, 32/9। कोई ऑप्शन दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए, अच्छा एक चीज़ और, ये काई1 और काई2 क्या है वो भी नोट कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। सो काई1 इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ गैस 1 डिफ्यूज, काई1 इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ गैस 1 डिफ्यूज, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ गैस नंबर 1 डिफ्यूज्ड। और काई2 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ गैस 2 डिफ्यूज्ड, ठीक, करेक्ट। और एक चीज़ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, N1 बाय N2 वाला सवाल जैसे करते हैं वैसे ही काई1 बाय काई2 वाला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से देखा आपने काई1 बाय काई2 इज इक्वल्स टू, भाई उनके मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो उनके मोल के रेशियो के इक्वल है, क्या दिक्कत है, ठीक। सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला व्हाट मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ, व्हाट मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ गैस, रेशियो ऑफ गैस हाइड्रोजन and oxygen diffuse in container, diffuse in container if time of diffusion, if time of diffusion in both the gases are equal, in both the gases are equal, सही है। ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 8 and option C is 2 and option D is none of these। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या सवाल कर रहा है, व्हाट मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वो आपसे इस बार पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या हो जाएगा बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 बाय 2 इंटू T2 बाय T1 इज इक्वल टू रूट ओवर M2 बाय M1, है ना। सो इंटू T2 बाय T1, यानी कि टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन नीचे रखेंगे,
इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन नीचे रखेंगे, ठीक। लेकिन टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इक्वल हैं तो कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इफ द टाइम ऑफ डिफ्यूजन इन बोथ द गैसेस आर इक्वल, करेक्ट। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, काई ऑफ हाइड्रोजन इज टू काई ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 + 16 32 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 2, 2 वन जा यहाँ 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक कर लीजिए। अब देखिए जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने इन टर्म्स ऑफ मोल किया है, सेम इसी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस या गैसेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सही है। तो बस फिर से वही चीज़ है, सबसे पहले गैस नंबर 1 के लिए, फॉर गैस नंबर 1 इन T1 सेकेंड, इन T1 सेकेंड अगर गैस नंबर 1 का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होता है V1, इन T1 सेकेंड कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होता है V1 वॉल्यूम, V1 ml डिफ्यूज, ठीक। तो 1 सेकेंड में कितना डिफ्यूज होगा, सो इन 1 सेकेंड कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा गैस नंबर 1 का V1/T1, और 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम डिफ्यूज होगा वही तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो ये R1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर गैस 2, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ समझ जाना, सिमिलरली फॉर गैस 2 रेट ऑफ डिफ्यूजन, सिमिलरली फॉर गैस 2 रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 कितना आ जाएगा V2/T2, ठीक भाई। गैस नंबर 2 T2 टाइम में V2 वॉल्यूम डिफ्यूज होता होगा गैस नंबर 2 का, तो 1 सेकंड में कितना डिफ्यूज होगा V2/T2, ठीक। यही रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस नंबर 2 आ जाएगा, बस अब करना कुछ नहीं, लगा दीजिए, ठीक। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, आपने पढ़ा था R1/R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1, सो R1/R2 की जगह ये वैल्यू रखोगे, R1 की जगह V1/T1, सो R1 की जगह V1/T1 है ना, डिवाइडेड बाय R2 की जगह V2/T2, ठीक, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनली, चेक कर लो, V1/T1 इंटू T2/V2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला उसने गैस ए डिफ्यूज्ड 20 मिलीलीटर in 10 second, in 10 second, and gas B diffused 40 ml in 20 seconds. Calculate molecular weight of gas A and B, of gas A and molecular, नहीं इस तरीके से नहीं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ratio of molecular weight of gas A is to molecular weight of gas B, करेक्ट। ऑप्शंस भी दिए हुए, ऑप्शन ए इज 9/4, ऑप्शन बी इज 4/9, ऑप्शन सी इज 1 एंड ऑप्शन डी इज नन। इस बार देख लीजिए क्या हुआ सॉल्यूशन में, गैस ए को आपने बोला गैस नंबर 1, ठीक। तो यहाँ पर गैस ए का वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है 20 ml, ठीक, और टाइम T1 कितना दिया है, रेट ऑफ टाइम कितना दिया हुआ है गैस ए के लिए 10 सेकेंड्स,
ठीक, जैसा नंबर ऑफ मोल्स के साथ था वैसा ही वॉल्यूम के साथ है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए गैस बी के लिए, गैस बी को मैंने बोला गैस नंबर 2, ठीक, तो वॉल्यूम V2 कितना है 40 ml है, चेक कर लो गैस नंबर 2 का वॉल्यूम कितना है 40 ml और टाइम कितना है T2 20 सेकेंड है, ठीक। लगा दीजिए कॉन्सेप्ट, V1 बाई T1 इंटू T2 बाय V2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1, ठीक। तो V1 बाई T1, V1 कितना है आपका 20, तो V1 की जगह 20 अपॉन में T1 की जगह 10 और इंटू में T2 की जगह 20 और V2 की जगह 40 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1। इसको आप काटोगे सब जगह 1 बचेगा, चेक कर लेना। तो स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1 इज इक्वल्स टू कितना बचा 1 बाय 1, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इधर स्क्वायर करोगे और 1 बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि M2 बाय M1 कितना आ जाएगा, M2 बाय M1 कितना आ जाएगा 1 बाय 1, और रेसिप्रोकल करोगे तो M1 बाय M2 भी कितना आ जाएगा, M1 बाय M2 भी। रेसिप्रोकल करना जरूरी भाई, ध्यान सुन लो, वैसे तो 1/1 आ रहा है, 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1 होगा, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रहे M1 बाई M2 इज इक्वल टू 1/1, रेसिप्रोकल 1/1 का 1/1। बात समझो, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा है, गैस 1 का रेशियो गैस 2 के साथ पूछा है, गैस 1 का रेशियो गैस 2 के साथ पूछा है ना, गैस 1 का रेशियो गैस 2 के साथ पूछा है, तो M1 बाय M2 पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। मान लीजिए कुछ आंसर आ रहा होता है ऐसे 3/7 आ रहा होता, तो रेसिप्रोकल करके 7/3 आता, ठीक। नो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ये हो गया। अब ठीक इसी तरीके से जैसे कि आपने अभी पढ़ा, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, देखिए किस तरीके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक, तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लीजिए एक ट्यूब है इस तरीके से, ये इधर से ओपन है और इधर से भी ओपन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मान लीजिए ये गैस 1 यहाँ से हमने, इसमें गैस 1 यहाँ से एंटर करती है और गैस नंबर 2 यहाँ से एंटर करती है, ठीक। अब मान लीजिए गैस नंबर 1 ने L1 लेंथ चली है, ठीक, और दोनों यहाँ पर मीट करती हैं। अब ध्यान से सुनिए, गैस नंबर 1 यहाँ से चलती है और इसने लेंथ ट्रेवल करी L1, सपोज L1 लेंथ ट्रेवल करी कितने टाइम में, T1 टाइम में, ठीक, ओके। और इसी तरीके से गैस नंबर 2 ने यहाँ से चलना शुरू किया और गैस नंबर 2 ने L2 लेंथ ट्रेवल करी, कितनी, L2, ये L2 डिस्टेंस ट्रेवल करा कितनी देर में, T2 टाइम में। अब एक बार बताऊं, देखो दोनों गैस को एक साथ ही छोड़ा जाएगा, देखो ये गैस 1 ये गैस 2, 1 2 3 स्टार्ट, एक ही साथ चलना शुरू करती हैं और यहाँ मीट करती हैं, तो T1 और T2 आपस में बराबर होंगे। सोच सकते हो उस बात को भाई, दोनों शाम के 5 बजे चलना शुरू करी और 5:04 पे यहाँ मीट कर गई, तो 4 सेकंड तक गैस 1 भी चली और 4 सेकंड तक गैस 2 भी चली, यानी कि ट्यूब वाले क्वेश्चन में T1 T2 सेम रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। टाइम T1 एंड T2 आर सेम, ये समय आपको क्वेश्चंस में सेम मिलेगा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब फॉर्मूला आपका वही बनेगा, फाइनली बना दूं मैं डायरेक्ट, देखो जैसे V1 बाय T1 होता था, N1 बाय T1 होता था, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा L1 बाय T1 इंटू T2 बाय L2, ठीक, इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस नंबर 2 स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस नंबर 1, बस यही है, और क्या। ये आया कैसे होगा वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ सकते हो ना भाई। गैस नंबर 1 में गैस नंबर 1 ने L1 लेंथ चली T1 टाइम में, तो L1 को T1 से डिवाइड लगाओगे तो R1 आ जाएगा, है ना। R1 क्या आया होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन L1 बाई T1, और इसी तरीके से R2 क्या आया होगा, L2 बाई T2। गैस नंबर 2 ने L2 डिस्टेंस ट्रेवल करी T2 टाइम में, तो R1 बाई R2 करोगे तो यही तो आएगा, R1 बाई R2 यही तो आएगा। R1 बाई R2 किसके इक्वल होता था, स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1 के। अब आइए इसका क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक। क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड AB of compound AB at corner of gas A, at corner, या from, at मत करो, from corner of gas A, from corner of gas A। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, ठीक, किस तरीके का डायग्राम है, ये देखिए, ये एक ट्यूब दे के रखा है इस तरीके से, ठीक, और इसके दो ओपन एंड है, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब देखिए, ये वाले एंड से इन्होंने गैस ए को एंटर कराया है, गैस ए को ऐसे, और ये वाले एंड से इन्होंने गैस बी को एंटर कराया है, यहाँ से गैस बी को एंटर कराया है, ठीक है ना। और सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट गैस ए का कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑफ गैस ए इज इक्वल्स टू 16, ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन जब होगा, मतलब जब गैसेस डिफ्यूज करेंगी तो गैस कहाँ पर पहली बार मीट करेंगी, तो जवाब है जो गैस भारी होगी उसके पास, याद है ये कम डिस्टेंस चला होगा वो ज़्यादा, तो यहाँ कहीं मीट कर रहे होंगे दोनों, ठीक। तो कॉर्नर ए से कितनी डिस्टेंस पे मीट कर रहे होंगे, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक। यहाँ से गैस ए आ रही है, यहाँ से बी आ रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ए बी, भाई ए और बी रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और कंपाउंड क्या बना रहे हैं, ए बी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ए बी, और सवाल में आपसे यही पूछा है कि ए एंड से, ए कॉर्नर से कितनी दूरी पे फॉर्मेशन होगा ए बी कंपाउंड का, ठीक है ना। पढ़ लीजिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए बी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ गैस ए। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन में दिया है, ये टोटल लेंथ कितनी, 1 मीटर, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक। ओके, नाउ ऑप्शंस भी दिए हुए, ऑप्शन ए इज 0.4 मीटर, ऑप्शन बी इज 0.7 मीटर, ठीक, ऑप्शन सी इज 0.5 मीटर, एंड ऑप्शन डी इज 0.33 मीटर, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए, अब देखिए, यहां से यहां तक की लेंथ को एल मान लीजिए, ठीक है, टोटल कितना दिया था 1, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस एल, ये कितना बचेगा 1 माइनस एल, सही, ओके। नाउ अब देखो जरा, गैस ए को आपने गैस 1 माना, ठीक, तो L1 कितना हो जाएगा 1 माइनस एल, ठीक, ओके, और T1 भी T सेकेंड हो जाएगा और T2 भी T सेकेंड, है ना, दोनों के लिए टाइम सेम होगा, बताया था अभी, जितने टाइम के लिए ये चलेगी उतने ही टाइम के लिए ये चलेगी, ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ पे दिखाता हूँ, गैस बी को आपने गैस नंबर 2 बोला, तो लेंथ नंबर 2 L2 कितना हो जाएगा, गैस बी ने कितना चला L, और टाइम T2 भी कितना हो जाएगा T सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बताइए। टाइम T1 T2 आपस में बराबर होंगे भाई, यहाँ से गैस ए चलना शुरू करती गैस नंबर 1, यहाँ से गैस नंबर 2, दोनों ही तो T टाइम के लिए चलेंगे, तो T1 और T2 तो आपस में इक्वल होंगे, उतने ही समय के लिए गैस 1 चल रही है, उतने समय के लिए गैस 2 चल रही है, समय तो बराबर होगा ना, ठीक। गैस ए भारी है तो थोड़ा चला होगा, और गैस भी हल्की है तो ज़्यादा चल गई होगी उतने टाइम में, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा जो हल्की होगी, ये हल्की है, मॉलिक्यूलर वेट 4 है, ये भारी है तो ये कम चला होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लगा दीजिए L1 बाय T1 इंटू
T2 बाय L2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ गैस नंबर 2 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस नंबर 1। L1 की जगह L रखोगे, नहीं L1 की जगह 1 माइनस एल रखोगे, ठीक। तो L1 की जगह 1 माइनस एल अपॉन T1 की जगह भी T और इनटू में T2 की जगह भी T डिवाइडेड बाय L2 की जगह कितना रखोगे, L2 कितना है L है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाय M1। M2 क्या है, गैस नंबर B है, तो गैस नंबर B का ये M2 हो जाएगा, मोलिकुलर वेट नंबर 2 4 और M1 हो जाएगा कितना 16, ठीक। तो M2 कितना हो गया आपका 4 और M1 कितना हो गया आपका 16, ठीक। इसको सॉल्व करोगे, देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 1 माइनस एल डिवाइडेड बाय नीचे L बचेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर क्या बचा 4/16 कितना होता है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे सो 2 इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस एल इज इक्वल्स टू 1 इंटू एल, सो 2 इंटू 1 2 माइनस 2l इज इक्वल्स टू 1 इंटू एल माइनस 2l उधर जाएगा, सो 3l इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3l इज इक्वल्स टू कितना आ गया, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, इसको हमने गैस नंबर, सही है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, L 1 माइनस एल, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कितना आ रहा है 3l है ना, वैसे पता है हमको इसको L मानना चाहिए, चलो अब कोई बात नहीं, क्योंकि कॉर्नर A से निकालना, 1 में से L की वैल्यू माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं। तो L इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक। तो यहाँ से 1 माइनस एल कितना आ जाएगा 1, ये पेज नंबर कौन सा भाई तुम्हारा 16 है, ठीक। सुनो, तो 1 माइनस एल आपको निकालना है, क्योंकि कॉर्नर A से चाहिए ना, तो कॉर्नर A से कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है 1 माइनस एल पर, तो 1 माइनस एल निकाल लो, तो 1 माइनस एल कितना आ रहा है 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1/3, और 1/3 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.33 मीटर, तो कॉर्नर ए से 0.33 मीटर कोई ऑप्शन दिया हुआ है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी एक छोटी सी और इसकी क्लास होगी, फिर ये टॉपिक राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, चलिए।